हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है 12th केमिस्ट्री का पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि पहला अध्याय का आपका नाम है पदार्थ का ठोस अवस्था। पदार्थ का ठोस अवस्था टॉपिक का नाम लिख देते हैं, यानी अध्याय का नाम। ये आपका 12th का पहला अध्याय है, पदार्थ का ठोस अवस्था। ठोस अवस्था आज हम लोग जो है इन्हीं के बारे में विशेष करके अध्ययन करेंगे। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि पदार्थ क्या है, और पदार्थ को हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में हम लोग विभाजित इसको कर सकते हैं, ये आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे समरी कर देते हैं, तरोताज़ा कर देते हैं, उसके बाद तब हम लोग जो है अध्याय को प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। तो आप देख रहे होंगे पदार्थ, यानी पदार्थ क्या है, तो हम लोग पदार्थ उसको बोलते हैं कि हर वह चीज़ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उन्हीं को हम लोग पदार्थ बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं, ठीक ना। और यही मैटर को यानी पदार्थ को जो है हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पे मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ये 3 अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। होता 5 है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है ठोस, द्रव्य, गैस। तो अगर हम लोग अवस्था का बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हम लोग सब जानते हैं, एक होता है ठोस, पहला नंबर, और नंबर दूसरा होता है द्रव्य, नंबर तीसरा होता है गैस। कणों की व्यवस्था के आधार पे हम लोग जो है ये भौतिक अवस्था के आधार पे या कणों की व्यवस्था के आधार पे हम लोग देखेंगे कि ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, या द्रव्य किसको बोलेंगे, और गैस किसको बोलेंगे, ठीक ना। ये 3 के अलावा भी और 2 अवस्थाएं और होती है, एक होता है प्लाज्मा, और जो नंबर 5वां होती है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कि हम लोग इसको लेबोरेटरी में देखते हैं। प्रयोग करने के बाद ही हमको पता चलता है कि ये प्लाज्मा अवस्था है, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ठीक ना। लेकिन अगर इन तीनों अवस्था के बारे में बात करें तो इसको हम लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। जिस प्रकार से आप मोबाइल चला रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का ठोस है, और वहीं पे अगर हम लोग जब पानी पी रहे हैं तो वह पानी क्या है, वह द्रव्य अवस्था में है। जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वह गैस अवस्था में है। तो हम लोग जो है इन तीनों अवस्था का डेली लाइफ में प्रत्येक दिन यानी कि इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस वजह से हम लोग को इसकी जानकारियाँ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग को इसके बारे में जानकारियाँ लेना होता है। तो जिसमें कि आप जो है ये तीनों अवस्था में मुख्य रूप से हमको पढ़ना यहाँ पे ठोस अवस्था के बारे में है। आप जो है द्रव्य और गैस के बारे में 11th क्लास में एकदम पूरा डिटेल्स में आप इसको पढ़े होंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग को जो है इसको लेके चलना है। अगर थोड़ा सा नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तरोताज़ा करते हुए इसको भी लेके आगे चलेंगे, ठीक ना, कि ठोस किसको बोलेंगे, या द्रव्य किसको बोलेंगे, या गैस किसको बोलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो पहला जो है आपका क्या है, ठोस है, सॉलिड। अगर हम लोग सॉलिड पदार्थ का बात करें या सॉलिड अवस्था का बात करें, अगर हम लोग ठोस अवस्था का बात करें तो इनमें कणों का जो व्यवस्था होता है, कणों का व्यवस्था दृढ़ होता है। दृढ़ होता है, दृढ़ का मतलब हो गया निश्चित होता है। वह जो है एक साइज में और एक तरीका से कण क्या होगा, उसमें सजा हुआ होगा, ठीक ना। तो उसी को हम लोग ठोस बोल देंगे, या इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं, जिसका आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है यानी इसका आकृति और आयतन जो होता है दोनों इसका निश्चित होता है। लेकिन अगर इसी से हम लोग कंपैरिजन करें द्रव्य का, तो इसको हम लोग जो है इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है, इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, अनियमित होता है। कणों की जो व्यवस्था होता है वह अनियमित होता है ठोस की तुलना में। लेकिन अगर इसका आकृति और आयतन का बात करें तो इसका
यही कणों का व्यवस्था अनियमित होने के कारण से इसका आकृति अनिश्चित हो जाता है। आकृति अनिश्चित एवं आयतन जो होता है इसका निश्चित हो जाता है। आयतन निश्चित हो जाता है, ठीक ना। यही कणों की व्यवस्था के कारण इसका आकृति अनिश्चित हो जाता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए 1 लीटर आपको दूध देते हैं, ठीक। आप उसको जो है एक मग में रखे हुए हैं। अब हम फिर क्या कहते हैं कि उसको मग को खाली कीजिए, आप एक डब्बा में उसको रख लीजिए। तो जो है पहले आप जो दूध लिए थे वो उसका आकृति था किस आकार का, मग के आकार का। अब जब उसको डब्बों में रखिएगा तो उसका आकृति कैसा आकृति ले लेगा, एक डब्बा का आकृति ले लेगा, ठीक ना। तो उसी को बाबू हम लोग बोल देते हैं द्रव्य अवस्था, ठीक ना। यानी कहने का अर्थ है उसका आकृति अनिश्चित रहेगा, लेकिन उसका जो आयतन है वह निश्चित रहेगा। जैसे 1 लीटर दूध था तो आपका बोतल में भी जो है 1 लीटर ही दूध रहेगा, जितना मग में था उतना ही उसमें रहेगा, ठीक ना। तो अब देखिए फिर जो गैस आपका है, ना तो उसका कणों की व्यवस्था निश्चित होता है और ना इनकी जो है आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन होती है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कणों की व्यवस्था अनियमित होता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका आकृति एवं आयतन को बात करें तो ये दोनों अनिश्चित होता है, कोई निश्चित इसका नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हम हाइड्रोजन गैस दे देते हैं और उसको बोल देते हैं खोल दो। यानी कि जो है मान लीजिए एक बोतल में हम आपको, एक सिलेंडर में हम हाइड्रोजन गैस आपको दिए हैं रखने के लिए, और उसको बोलते हैं कि अब उसको खोल दो और खोल के छोड़ दो। तो आप देखिएगा कि जो है वह क्या होगा, पूरा वातावरण में फैल जाएगा, इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। तो अब फैल गया तो अब फिर से हम कोशिश करेंगे उसको एक जगह इकट्ठा करने का, तो वो इकट्ठा करना संभव नहीं है। तो उसका आयतन भी अनिश्चित हो जाता है, उसका आकार भी अनिश्चित हो जाता है। हम लोग जहाँ पे उसको छोड़ेंगे उसी आकार का वो ले लेगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे स्पष्ट तरीका से कह सकते हैं कि ठोस का कण जो होता है थोड़ा सा शिष्टाचार के तहत रहता है, इसका थोड़ा इससे कम रहता है शिष्टाचार। लेकिन अगर हम लोग गैस का कण का बात करें तो ये पूरे आवारा होता है, कोई इसका जो है लगाम इसके ऊपर नहीं है। तो कहीं भी इसका कण जो है स्वतंत्र रूप से रहता है, कहीं पर भी कण इसका जा सकता है, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं कि ठीक है कणों की तो व्यवस्था कर दी और आकृति और आयतन भी देख लिए, तो आखिर जो है ठोस को हम लोग ठोस क्यों बोलेंगे, या द्रव को द्रव क्यों बोलेंगे, गैस को गैस क्यों बोलेंगे, कारण क्या है। तो मुख्य रूप से यही कारण है, यही कणों की व्यवस्था है। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जैसे अगर आप ठोस को देखिएगा, मान लीजिए ठोस को आप देख रहे हैं, ठीक ना। अगर इसके कणों की व्यवस्था का हम लोग चर्चा करें तो इस प्रकार से इसका कण रहता है, सटा सटा कण रहेगा इस प्रकार से। इसका कणों की जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से होती है, एकदम सटा सटा हुआ होता है, घना होता है। तो अब जो है इनके कणों के बीच में, यानी एक कण दूसरे कण को जो आकर्षित करके यानी बांध के रखता है, उसको हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं, जो कि ये अपने आप को कण जो है बांध के रहता है। ये इसको अगर ये कोशिश भी करता है बाहर निकलने का, तो ये इसको दूसरा कण क्या करता है, खींच के रखता है, बांधे रहता है, इसको बाहर निकलने नहीं देता है। इस कारण से हम लोग इसको ठोस बोल देते हैं। या इसके अगर जो हम लोग बात करें स्पेस का, जगह का, तो इसमें अंतराण्विक स्थान जो होता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर भी आपका जो पार्ट है ये वाला रिक्त स्थान क्या है, बहुत ही कम है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान। लेकिन अगर हम लोग बात करें द्रव्य का, तो उसका कणों की जो व्यवस्था होता है वह थोड़ा थोड़ा दूर दूर होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है, किसका, द्रव्य का। तो इनके ऊपर जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होता है, थोड़ा ठोस की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको अंतराण्विक आकर्षण बल कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है। और स्थान का भी बात करेंगे तो अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है।
अगर हम लोग जो है ठोस का बात करेंगे तो ये काफ़ी मजबूत होता है, बल काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन अगर हम लोग स्थान का बात करें तो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हम लोग गैस का बात करेंगे तो इसका जस्ट जो है अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो है एकदम बहुत जो है कम जो है स्थान था, लेकिन गैस में क्या होगा, कणों के बीच में एकदम दूर दूर तक जो है एकदम रिक्त स्थान रहेगा, खाली जगह रहेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर गैस का बात करें, गैस का तो गैस का जो कण होता है, एगो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा कण यहाँ है, यहाँ है। तो आप जो देख रहे हैं यह व्यवस्था, इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। और अगर हम लोग स्थान का बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसी के कारण हम लोग ठोस को ठोस बोल देते हैं। कारण तो अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी एक कण को दूसरे कण जो बांध के रहता है, एक जो बल लगाता है वह काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। इस कारण से इसको ठोस बोल देते हैं। और द्रव्य अवस्था का बात करें तो इसमें कणों की जो व्यवस्था होती है, थोड़ा दूर दूर होता है कण, उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो लग रहा होता है इसके तुलना में काफ़ी थोड़ा सा जो है कमज़ोर होता है, ठीक ना। तो यही कमज़ोर होने के कारण से अब इसमें जो स्थान है जो है रिक्त खाली जगह है, यानी रिक्त स्थान है वह ज़्यादा है, ठीक ना। तो इस कारण से इसको हम लोग बोल देते हैं द्रव्य। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसका तो ये पूरे दूर दूर होता है, ठीक ना। तो अब जब पूरे दूर दूर रहेगा तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह गैसीय अवस्था में है, ये गया गैसीय फॉर्म में। इसमें अंतराण्विक स्थान जो होगा काफ़ी कम होता है, और काफ़ी ज़्यादा अंतराण्विक स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल जो लग रहा होता है कणों के बीच में वह काफ़ी कम होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आप चलेंगे किसको लेके आगे। तो आप मुख्य रूप से द्रव्य और गैस के बारे में आप 11वीं क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे, ठीक। तो अब हम लोग को 12th में जो पढ़ना है कौन सा, ठोस अवस्था के बारे में, यही इसी को हम लोग आगे आप लेके चलेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसका अभिलक्षण के बारे में पढ़ लेंगे, गुण के बारे में। उसके बाद तब हम लोग जो है और अच्छा तरीक़ा से देखेंगे कि ठोस को हम लोग कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि इस टॉपिक से आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको 3 से 5 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो चलिए अब हम लोग का टॉपिक आ गया ठोस। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब हम लोग इन्हीं को आगे लेके चलेंगे। तो हम लोग इसको अगर जो है इसका गुण का बारे में बात करेंगे तो पहला गुण इसका स्पष्ट कर देते हैं, ये कठोर होते हैं। कठोर का मतलब ये हार्ड होता है। और नंबर दूसरा अगर जो दें, ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब हो गया कि अगर हम लोग कितना भी इसको दबाने का कोशिश करेंगे तो ये कॉम्प्रेस नहीं होगा, ये सिकुड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग असंपीड्य बोलते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल। इसको कितना हम दबाने का कोशिश करेंगे ठोस को तो वो दबेगा नहीं, ठीक ना। और नंबर तीसरा है, इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करता है। इसका कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं करता है। ये इसका जो कण होता है एक स्थान से दूसरे जगह जो है फॉलो नहीं करता है, गमन नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये क्या करता है, अगर हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ना इसका कण को हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएं, तो अगर ये सिर्फ अपने जगह पे ही वाइब्रेट करेगा, अपने जगह पे ही नोचेगा, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह कण इसका नहीं जाएगा, ठीक ना। अगर इसका गलनांक का बात करेंगे, इसका गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है, ठीक ना। तो ये मुख्य रूप से 4 अभिलक्षण है इस ठोस का, ठीक। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि ठोस का अभिलक्षण की व्याख्या करें, शॉर्ट में छोटा सा दे देगा, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो आपको 4 में से 2 या 3 को याद रखना और जो वहाँ पे लिख देनी है, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं कि ठोस को हम लोग ठोस अवस्था को किस प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो हम लोग जो है इनको ठोस अवस्था को या ठोस पदार्थ को हम लोग मुख्य रूप से 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, ज्यामितीय आकृति के आधार पर, ठीक ना, या कणों की व्यवस्था के आधार पे। तो ये ठोस जो होता है अवयवी
कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो ठोस को हम लोग दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और नंबर दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसको हम लोग, इस ठोस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको रवा ठोस भी बोलते हैं, रवादार ठोस भी बोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग वर्वेदार ठोस बोलते हैं। ठीक ना, दोनों का एक ही है। अगर इसको इंग्लिश में लिखें, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको एमॉर्फस सॉलिड, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, या एमॉर्फस सॉलिड। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को हम लोग जो है मुख्य रूप से दो वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, नंबर दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक ना, तो कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर आपको पूछ देगा कि जो है कणों की अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दो। तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे और जो है अक्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है होता क्या है, इनमें कणों की जो व्यवस्था होती है एक नियमित पैटर्न में होता है। ठीक ना, क्या होगा, नियमित पैटर्न में होगा और दीर्घपरासी होगा। यानी कहने का मतलब है वह अपने नियम कायदे के अनुसार अपने कण को एडजस्ट करेगा और साथ ही साथ वह नियम को एक लंबा समय तक मेंटेन करके रखेगा। तब हम उसको बोल देंगे क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अगर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस का बात करें तो ये जो है लंबा समय तक अपने कणों की व्यवस्था को नियमित नहीं रख सकता है, तो इसको लघुपरासी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लघुपरासी। तो इन यानी कि जो है इन व्यवस्था को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे। जैसे कि अगर इसको लिखें तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न में होता है और दीर्घपरासी होता है, दीर्घपरासी होता है। अभी समझाएंगे, इसको पहले लिख देते हैं और उसके बाद इसमें कणों की व्यवस्था अनियमित एवं लघुपरासी होते हैं, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस हम लोग उसको बोलेंगे कि इसमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो एक नियमित पैटर्न में होगा, यानी निश्चित जो एक नियम के अनुसार कण सजा हुआ होगा, और वह दीर्घपरासी होगा। दीर्घपरासी का मतलब है वह जो नियम के अनुसार सजा हुआ है, लंबा समय तक वह मेंटेन करके रखा, तो उसको हम लोग जो है बोल देंगे दीर्घपरासी, और जो है नियमित पैटर्न बोल देंगे, इसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे। तो अगर जिसमें कि अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न में नहीं है, नियमित रूप से सजा हुआ नहीं है, और वह लघुपरासी है, उसको बोल देंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कहने का मतलब है नियमित पैटर्न और दीर्घपरासी क्या है समझिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए इस प्रकार से जब एक आकार का एक जैसा एक सीध में कण सजा हुआ है, तो इसी को देखिए ये क्या किया है, ये जो कण को एडजस्ट किया है एक नियमित पैटर्न में है, एक नियमित व्यवस्था में है। अगर हम लोग शुरुआती से देखें तो जो है इसका सेंटर इसका सेंटर इसका सेंटर इसका सेंटर मिलाने का कोशिश करें, सबको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा में एक नियमित पैटर्न में है, ठीक ना। और यहाँ शुरू से लेके अंत तक जब अपने आप को मेंटेन करके रखा, नियमित करके रखा, तो इसी को दीर्घपरासी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, दीर्घपरासी। और जो अपने आप को एक सीध में एडजस्ट करके रखा है, सजा के रखा, व्यवस्थित करके रखा है, तो इन्हीं को हम लोग बोल देंगे नियमित पैटर्न। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस इसी के उल्टा होता है। ये अगर नियमित करने का भी कोशिश करता है तो ये लंबा समय तक अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख पाता। इस प्रकार से जैसे नीचे गया एक राउंड और जो है बढ़िया से कण इसका एडजस्ट रहा, लेकिन जैसे जैसे अब नीचे जाते जा रहा है इसका कणों की व्यवस्था बिगड़ते जा रही है, कणों की व्यवस्था बिगड़ते जा रही है। तो ये लंबा समय तक अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख पाया। ये 2 राउंड तक ही जो है अपने आप को 2 परत तक ही अपने आप को नियमित व्यवस्था करके रखा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं देख रहे हैं कणों की व्यवस्था क्या हो रहा है, और नियमित होते जा रहा है। और अगर ये नियमित होने का कोशिश भी किया तो लघुपरासी है,
या लंबा समय तक मेंटेन करके नहीं रख पाया, तो इसी को अक्रिस्टलीय ठोस बोल देंगे। अगर एग्जाम्पल का बात हो तो एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं इसका NaCl हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ETC। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का, तो इसका एग्जाम्पल होता है रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। ये सब अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी 12th का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके, ठीक ना। आप लोग से इतना ही मेरा गुजारिश है। तो चलिए हम लोग जो है अब देखते हैं कि जो है क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए अच्छा तरीका से। अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का अगर बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। नंबर दूसरा होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस। नंबर तीसरा होता है धात्विक ठोस। नंबर चौथा होता है संयोजक ठोस, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस, इन्हीं को बोल देते हैं नेटवर्क ठोस। तो आयनिक क्रिस्टल इसको बोल देते हैं, या इसको हम लोग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, और हम लोग जो है इसको कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं, ठीक ना। तो यही 4 प्रकार से हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस को वर्गीकृत करते हैं, बांट सकते हैं उसको, ठीक ना। तो हम लोग जो है अब इन चारों के बारे में अगला सेशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगली यानी कहने का मतलब है अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं।